आप सभी का। और आज हम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं आपके पटवारी में, उसके लिए जो फॉर्म फिल करके ले जाना है आपको, जो ये 12 पेज की पीडीएफ है ना, इसमें जो आपको फॉर्म फिल करना है इसको डिटेल में भरेंगे आराम से, ठीक है। तो 21 फरवरी से आपके डीवी स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें साथ लेके जानी है, कैसे फॉर्म फिल करना, उसकी डिटेल्ड हम बातें करने वाले हैं आज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहले तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप इसको आराम से पढ़ लेना, है ना। वैसे मैं आपको एक बार बता चुका हूँ इसके बारे में, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ वापस। हम फॉर्म भरते हैं सीधा, आपको इसका प्रिंट आउट निकलवाना है, ठीक है। कितनी कॉपी निकलवानी है, वहाँ पे लेके जानी है 2 कॉपी, ठीक है। वहाँ 2 कॉपी लेके जानी है, पर मैं कहूँगा आप 3 निकाल लेना, एक अपने एक्स्ट्रा उसमें रह जाएगी, कुछ गलती हो जाती है ना, तो चेंज एक एक्स्ट्रा निकाल लेना, 3 निकाल लेना। अब 3 में भी सारी मत निकालना, ऐसा करना यहाँ से पेज नंबर 4 से निकलवाना, ठीक है। ऊपर तो इंस्ट्रक्शन है, तो उनका तो कोई काम नहीं है, हमें यहाँ से भरना है। तो पेज नंबर 4 है ये, 4 से लेके 12 तक, नीचे 12 तक जा रहा है, ठीक है। ये निकलवा लेना 3 कॉपी। अब इसको आपको फिल करके ले जाना है, 2 कॉपी आपको फिल करके ले जानी है। दोनों कॉपी खुद आपको खुद की हैंड राइटिंग में भरनी है, मतलब ऐसे नहीं कि एक भर ली दूसरी उसकी फोटो कॉपी करनी, खुद भरनी है दोनों, खुद की हैंड राइटिंग में। अब दोनों में क्या क्या भरना है उसकी बात कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं, देखो फॉर्म को फिल करने की। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी एक नवीनतम फोटो लगानी है। अब इसमें लिख रहा है हस्ताक्षर युक्त फोटो, ठीक है। अब हम मानते हैं जैसे हस्ताक्षर युक्त फोटो मतलब ये है, अभी एक रंगीन फोटो ले लेना, अपनी रिसेंट खिंचवा लेना है ना 10-12, क्योंकि 2 आपको लेके भी जानी है। ये आपकी फोटो आ जाएगी और यहाँ पे आपके साइन आ जाएंगे, ठीक है। इस फोटो को क्रॉस करते हुए, है ना, यहाँ से होते हैं ना, आपने मारे होंगे कई बार साइन, तो यहाँ से क्रॉस करते हुए साइन आ जाएंगे, ये हो जाएगी आपकी। सेकंड चीज है आपका जो पोस्टल ऑर्डर है 100 रुपए का। अब पोस्टल ऑर्डर कई दोस्तों को नहीं पता होगा, तो वो पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा, इस टाइप का होगा पोस्टल ऑर्डर 100 रुपए का। यहाँ पे एक नंबर होता है, ऐसे होगा जैसे 12H, ऐसे कुछ नंबर होता है। यहाँ लिखा होता है 2, तो 2 में तो लगेगा उसमें सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, उस उनको जाएगा 2 में, सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। यहाँ सेंटर का एड्रेस आता है, वो है ना, वो पता चल जाएगा आपको। और यहाँ एक नंबर होता है पोस्टल ऑर्डर नंबर, तो आप एक ले आना 100 रुपए का, एक दो नहीं लाने अलग अलग, एक के ही साथ लगाना है, और है ना। तो एक ले आना 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर आपका आ जाएगा। उस पर एक नंबर लिखा होता है, मैंने बता दिया, वो नंबर आएगा यहाँ पे जो मैंने बताया ना 12H, ऐसे कुछ कुछ भी करके मतलब हो सकता है, मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। वो नंबर आ जाएगा आपका यहाँ पे। उसके बाद पोस्टल ऑर्डर लग जाएगा, स्टेपल कर लेना, क्योंकि वो इतना सा होता नहीं, चिपक जाएगा। रोल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, सपोज करो आपका पटवारी का रोल नंबर है 20-20-20, है ना, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, फॉर्म फिल कर रहे हैं अपने, तो उस हिसाब से। उसके बाद यहाँ आएगा आपका एप्लीकेशन नंबर, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ना, उसका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। वो जो भी नंबर है वो आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। मेरिट क्रमांक इसको खाली छोड़ देना, इसमें कुछ मत करना, ये बोर्ड वालों का काम है, वो अपने आप करेंगे। विज्ञापन संख्या जो आपकी पटवारी की है वो आएगी, अभी जैसे नहीं पता तो कोई बात नहीं। और पद कोड या क्रम संख्या ये अपन छोड़ देते हैं रिक्त, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे वो भरवा देते हैं। 1 सेकंड लगेगी वहाँ जाके, बाकी जो काम है वो अपना पूरा करके जाएंगे। पद का नाम है स्पेशल पटवारी का है, तो हम यहाँ पटवारी लिख देते हैं। उसके बाद विभाग का नाम तो राजस्व मंडल आ जाएगा, राजस्व विभाग आ जाएगा, ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ जाएगा। चलो अब इतना काम हो गया, इतनी सारी आ गई, फोटो लग गई, ये सारी चीज़ें फिल हो गई। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। तो इसमें है आरक्षण वर्ग। आप जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, एससी एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है उस पर क्लिक करोगे। जैसे मान लो आपका सामान्य है, क्लिक नहीं मतलब इस पर टिक मार देंगे, ये टिक मार दिया, बाकी सारी क्रॉस आ जाएगी। बाकी हमें जिसकी जो कैटेगरी है आप उसमें टिक मार लेना, बाकी क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मूल निवास में जन्म स्थान, मूल निवास आपका राज्य आ जाएगा, राजस्थान लिख देना। जिला आपका आ जाएगा, मान लो जयपुर है तो जयपुर आ जाएगा। तहसील आपकी जो आएगी वो तहसील आ जाएगी यहाँ पे। और अन्य टिप्पणी में अपने गांव वगैरह के नाम आप लिख सकते हो कि गांव हमारा ये है। सेम अगर जैसे मतलब आपका जन्म स्थान भी वही है, वही होगा मोस्टली लोगों का, कुछ का डिफरेंट होता है वो लिख सकते हैं, बाकी सेम टू सेम ये चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो आगे चलते हैं, आगे अतिरिक्त विशेष श्रेणी पूछी है इसमें। अब इसमें भी इन्होंने बताया है कि संबंधित कॉलम में हाँ अंकित करें, शेष कॉलम में क्रॉस का चिन्ह लगाना है आपको। तो ये स्पेशली महिला के लिए है ना, अगर आप पुरुष है तो आप इसको छोड़ देना, आपका कोई काम का नहीं है, ये सब में क्रॉस आ जाएगा। अगर आप महिला हैं, अविवाहित हैं, तो इसमें आ जाएगा, बाकी सब क्रॉस हो जाएंगे आपकी जो कैटेगरी है ना। अब ये विशेष योग्यजन के लिए, उनमें जो जो उनकी कैटेगरी है वो आ जाएगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपकी ये कैटेगरी में क्लिक करना है, बाकी सारे आपको क्रॉस करने हैं।
तो जो आपकी कैटेगरी है उसमें आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेवारत कर्मचारी, अगर आप राज्य सेवा के कर्मचारी हो तो टिक कर दो, नहीं हो तो क्रॉस कर दो। इनमें से कुछ भी आपका काम का ये नहीं है तो क्रॉस कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आपको अपना नाम फिल करना है, ठीक है। हिंदी में यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे आपका श्री है तो इस पर क्लिक कर दिया, मतलब टिक लगा दिया। उसके बाद जैसे मान लो आपका नाम है सुरेंद्र, ठीक है, तो ये हिंदी में आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंग्रेजी में ब्लॉक लेटर्स में, मतलब बड़े अक्षरों में लिखना, ठीक है, ऐसे लिखना बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक, ऐसे आराम से ऐसे करके पूरा नाम लिखना है ना, कुमार है जो भी है। उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम आ जाएगा हिंदी में, यहाँ पे माता जी का नाम आ जाएगा, यहाँ आएगा आवेदक की जन्म तिथि, ठीक है। तो मान लो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, सपोज करो 1/1/95 तो 01/01/1995, अच्छे से लिखना, ठीक है, ऐसे। विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु, तो इसका दोस्त क्या करना है आपको, ये जो आपने फॉर्म भरा था ना, एप्लीकेशन फॉर्म हटा देते हैं बाकी चीज़ें, एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा था उसमें आपकी आ रही होगी कि इतनी आपकी एज है, ऐसे आ रहा होगा 24 ईयर 15 डेज इस तरीके से, तो वो यहीं आएगा 24 या 1 महीना 15 दिन इस तरीके से, है ना। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें एक आता है कॉलम, उसमें लिखा आता है कि आज ये जो बंदा है इतनी एज इसकी है, तो ये चीज़ यहाँ पर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म में से देख के। नागरिकता में भारतीय आ जाएगा, और धर्म में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, मतलब धर्म यहाँ पे आ जाता है अपना, वो लिख देंगे। अब आगे चलते हैं। तो आगे वैवाहिक स्थिति है, ये सिर्फ उनको भरना है जिनका विवाह हो रहा है, मतलब या जैसे अविवाहित कोई भरना है, तो जैसे अविवाहित है तो यहाँ क्लिक हो गया, विवाहित है मतलब वो विवाहित होगा नहीं, बाकी सब चीज़ें हट जाएंगी। आपकी जो कैटेगरी है उस पर आप टिक कर देना। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें वो ये कि जिसका विवाह हो रहा है ना उनको ज़्यादा फिल करना, अविवाहित वालों को तो एक वो हो गया टिक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो विवाह का विवरण, जिसका विवाह हो रहा है उनकी पति या पत्नी का नाम आएगा, विवाह की तिथि, विवाह का स्थान, पंजीयन संख्या, पंजीयन का स्थान और पंजीयन अधिकारी का डिटेल आएगी, उनका नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर विवाहित हैं आप और आपके संतान भी हैं तो देखो सरकारी नौकरी इसमें तो अलाउड ही है, वैसे 2 से ज़्यादा तो होने भी नहीं चाहिए, है ना, 2 का ही है प्रावधान। उसमें जीवित पुत्र पुत्री का नाम, यहाँ जैसे आपका आ गया, उसका नाम आ गया बच्चे का, उसके बाद उसकी दिनांक आ गई, नाम आ गया दिनांक आ गया, 2 ही होंगे, है ना, होंगे तो, नहीं होंगे तो खाली रहेंगे। कुल संतान संख्या 1/6/2010 से पूर्व एक है मान लो, उसके बाद एक है, मतलब जो भी होगा संतान की डिटेल आप भर देना, कोई उसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है आपके लिए। अब आगे आ जाओ, पत्र व्यवहार का पता, इसमें मोबाइल नंबर भी लिख देंगे। जैसे मान लो आप पत्र व्यवहार में का पता क्या लिखोगे भाई, ऐसा पता लिखना है कि अगर बोर्ड आपको कल को कुछ भेजता है तो वो आपके घर पहुंच जाए। अब देख लो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, ठीक है। या तो ऐसे लिख देना जैसे सुरेंद्र कुमार सन ऑफ, फादर का नाम आ गया, उसके बाद यहाँ जाएगा गांव, गांव के बाद तहसील, जिला, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा पिन कोड, अच्छे से लिख देना पिन कोड, और एक मोबाइल नंबर भी लिख देना अपना यहाँ पे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो लिख देना, है ना, लिख रहा है यहाँ पे। अब कईयों का स्थायी निवास वही होता है सेम ना, मतलब स्थायी निवास का पता, और पत्र व्यवहार का लोग क्या है जैसे प्रेजेंट में कहीं रहते हैं तो वो ये लिख देते हैं पत्र व्यवहार में, और स्थायी तो वो जो आपका फिक्स मूल निवास में वो तो आएगा ही। तो अभी तो ये सेम भी लिख सकते हो, अब दोनों कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम आ जाएंगे, यही जो इसमें फिल किया है वो इसमें आ जाएगा। अब जो काम की चीज़ आती है वो ये है कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आएंगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखो जो 13 नंबर कॉलम है पढ़ते हैं, इसमें परीक्षा जो उत्तीर्ण की है, पहला मैट्रिक या हाई स्कूल या सेकेंडरी कोई सी भी जो है परीक्षा जो उत्तीर्ण की है उसका नाम, तो हम 10 से चालू करेंगे, ये आ गई हमारी 10th, ठीक है जी। आगे प्राप्तांक अपॉन में कुल अंक, तो सपोज करो आपने कुल अंक लिए 400 आउट ऑफ 500, ये फिल हो गया, ठीक। उसके बाद प्राप्तांकों का परसेंट, तो ये मान लो आपका 80% बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेड पूछ रहा है, फर्स्ट ग्रेड आई आपकी, ठीक। वर्ष पूछ रहा है मान लो आपने की 2010 में, ठीक है। ऐच्छिक विषय में 10th में तो ऑल लिख देना, ऑल कंपलसरी, है ना। और कोर्स की अवधि तो 1 साल की है, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, 1 वर्ष 10th का। यहाँ पे आएंगे आपके 10th के रोल नंबर, ध्यान रखना भाई, ठीक है, रोल नंबर आएंगे। उसके बाद बोर्ड का नाम तो मोस्टली अपने RBSC से हैं, CBSE है तो है वो भी कर सकते हैं, जो आपका बोर्ड है वो कर दोगे। रोल नंबर क्रमांक में क्या आएगा, ये आपकी जो मार्कशीट है 10th की वो उठाना, ये देखना यहाँ पे एक सीरियल नंबर दिया रहता है ना, वो होता है आपका रोल नंबर क्रमांक, वो यहाँ पे आ जाएगा। जो सीरियल नंबर मार्कशीट पे होगा ना, 10th की पे 12th की पे डिग्री पे सब पे एक सीरियल नंबर होता है,
तो वो यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ आपका 12th की भर देना डिटेल, ये 12th आ जाएगी, उसमें भी जो नंबर है वो आ जाएंगे, उसमें जो परसेंट है वो आ जाएगी, ग्रेड आ जाएगी, और वर्ष आपका आ जाएगा 2012, जैसे मान लो 10 में अगर ये किया तो। सब्जेक्ट अगर आपका जैसे पीसीएम है तो पीसीएम आ जाएगा, पीसीबी है तो पीसीबी आ जाएगा, बायो है तो बायो कर मतलब सॉरी वो आर्ट्स है तो वो कर देना, कॉमर्स है तो वो आ जाएगा सब्जेक्ट। कोर्स की अवधि वही 1 साल वाली, रोल नंबर, उसके बाद बोर्ड आ जाएगा, और उसके बाद आपका रोल नंबर क्रमांक आ जाएगा। उसके बाद आपको जो अगली चीज़ भरनी है वो ग्रेजुएशन है। ये देखो आप बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी है आपकी, तो परीक्षा जो उत्तीर्ण की है, मान लो आपने बीए की है तो बी आ जाएगा, बीएससी है तो बीएससी, उसमें टोटल नंबर है ना, और नीचे आपके कुल अंक आ जाएंगे और प्राप्त अंक आ जाएंगे, परसेंट, ग्रेड, ये सब भर देना आप, ऐच्छिक विषय, अवधि, है ना, ये सब चीज़ें बोर्ड की। उसके बाद अगर आपने एमए वगैरह की है ना, मतलब उससे भी अपर लेवल पे, तो उसकी डिटेल आ जाएगी। बाकी डिप्लोमा वगैरह की है तो भर सकते हो, बाकी इन सब चीज़ों की जरूरत है नहीं। अन्य कोई उपाधि हो तो भर देना, बाकी ऐसी चीज़ों की जरूरत है नहीं। देखो भाई, इसमें जो चीज़ देखेंगे ना वो आपकी ग्रेजुएशन देखेंगे, उनको मतलब नहीं है आगे आपने क्या पढ़ रखा है क्या नहीं, जो उनको रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद देखो एक इंटर्नशिप का कॉलम दे रखा है, तो अब इसमें लागू तो होती नहीं है ना, अपन को जरूरत भी नहीं थी, तो ये खाली रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन विवरण यदि लागू हो तो ये भी अपने कोई जरूरत नहीं है, ये इन सब के लिए होता है, तो ये खाली रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ, पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण, तो वैसे इसमें अनुभव की आवश्यकता नहीं है इस पद के लिए, तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है फिल करने की। अतिरिक्त विस्तृत सूचना, इसके बारे में ही है अनुभव, अगर आपने जैसे ये अनुभव था ना, इसके अलावा भी और कुछ आप एक्स्ट्रा अपना अनुभव बता सकते हो, तो ये आ जाएगा, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, खाली रह जाएंगे या इसमें क्रॉस मार देना। आगे पढ़ते हैं, पॉइंट अगला क्या है। यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु में छूट चाहते हैं, प्रमाण सहित प्रावधान का उल्लेख करें। देखो अगर आपको छूट चाहिए, मान लो आप खुद ही 25-27 साल के हो और नहीं चाहिए, तो यहाँ सीधा नो आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। जिसको चाहिए वो यस करके यहाँ संलग्न संख्या में नंबर पे डॉक्यूमेंट लग जाएगा। उसके बाद आपके पास पदक वदक वगैरह है तो उसका विवरण देना चाहते हैं तो दे देना, मतलब ऐसी जरूरत नहीं है, नो ही आएगा इसमें भी। और आपने कोई अगर पीएचडी वगैरह शोध की है, कोई शोध पत्र वगैरह है, तो आप डिटेल आती है, बाकी इसमें कोई जरूरत नहीं है, सब में नो आ जाएगा। उसके अलावा आपको अगर बोर्ड ने ब्लैक लिस्टेड किया है ना, हटा दिया हो किसी परीक्षा से किसी भी विभाग ने, तो वैसे तो क्या है, सब क्रॉस आएगा, कोई नहीं आएगा इसमें। उसके बाद आपका एक शपथ युक्त घोषणा आती है, मतलब घोषणा क्या कि जो मैंने ऊपर लिखा है ना, ये सारी चीज़ें सही लिखी है मैंने, अगर कोई झूठी पाई गई है तो उसका जिम्मेदार मैं ही रहूँगा, ये सब चीज़ें इसमें लिख रही है। और मैंने अपने कार्यालय में के अध्यक्ष को लिखित रूप से सूचित किया है कि मैं इस पद के लिए आवेदन कर रहा हूँ। अगर आप किसी जॉब में हैं तो मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे दिनांक 1/6/2 या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हैं, तो इसमें नहीं है पे क्लिक आएगा, जो लागू ना हो उसे काट दे। हाँ ठीक है, मतलब जो लागू ना हो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये यहाँ पे आपका स्थान आ जाएगा जहाँ पे आप ये कर रहे हैं, जैसे जयपुर, यहाँ पे आ जाएगी दिनांक, और यहाँ आपका पूरा साइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका साइन करना है आपको। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ये प्रपत्र 2 आता है आपका, पहला हमने फिल कर लिया। ये देखो यार दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को चेक करते हैं, बाकी तो जल्दी से निकाल देते हैं आगे। देखो ये तो है आपका 10th का, कि आपका 10th का सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये 12th का है, ये 12th का सर्टिफिकेट है। उसके बाद ये डिग्री का जो मार्कशीट होती है ना, डिग्री की मार्कशीट है। उसके बाद ये डिग्री ही है, डिग्री जो लगाओगे। और अगर आपने पीजी की है तो उसकी मार्कशीट और पीजी की डिग्री, है ना। डिप्लोमा वगैरह इसमें ज़रूरत नहीं है तो हट जाएंगे, अगर है तो मतलब वो आ जाएंगे, आपने डिप्लोमा कर रखा है किसी में तो वो आ जाएगा। उसके बाद देखो जारी क्रमांक व दिनांक, तो ये जारी क्रमांक वो सीरियल नंबर ही है जो मार्कशीट में लेफ्ट में थे ना, ये सीरियल नंबर, वो सीरियल नंबर ऐसे लिख देना यहाँ पे ना, मान लो सीरियल नंबर ये आ गए, और नीचे आ जाएगी दिनांक, जो आपकी मार्कशीट पे डेट होती है ना रिजल्ट वगैरह की, भाई इशू कब हुई है, जैसे जुलाई 2011 जो भी है वो इशू आ जाती की डेट आ जाती है। संलग्न ये जो है ना अटैचमेंट का जो नंबर है, ये क्या है कि जैसे अब ये यार लाइन से लगाना आप, तो उनको आसानी रहेगी चेक करने में। क्या है, पहले 10th लग का मार्कशीट लगाना, फोटोकॉपी लगाओगे ना इस फॉर्म के पीछे,
तो इस पे लिख दो 1 नंबर। 2 नंबर पे 10th का सर्टिफिकेट लगा दिया। अब ये सर्टिफिकेट 2009 तक आता था, उसके बाद नहीं आता, उसके बाद तो एक ही चीज़ आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम खाली छोड़ देंगे, ठीक है। तो वो हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर्टिफिकेट की। सिर्फ मतलब जो 2010 के बाद है ना, उनके तो सर्टिफिकेट आते नहीं है, उनका तो एक ही आता है। तो ये जो 10th वाला है इसके बाद सर्टी है, तो जिनके पास सर्टी नहीं है वो छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो ये 1 नंबर आ गए 10th का, उसके बाद इसका सर्टिफिकेट 3 नंबर पे 12th का, है ना। उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट 4 नंबर पे, उसके बाद डिग्री 5 नंबर पे, उसके बाद सॉरी ये मार्कशीट आएगी डिग्री वाली, और ये यहाँ डिग्री आएगी 6। मतलब इस तरीके से। और भी जो है मतलब जो काम के नहीं वो छोड़ देंगे, बाकी जो है जैसे वो आ जाएंगे। मैं बताता हूँ अभी आपको कि जैसे 6 हो गए थे, तो अभी इसमें काम का क्या है कि एक तो ये अनुभव प्रमाण पत्र वैसे चाहिए नहीं इसमें, अगर किसी पे डिप्लोमा लगा सकता है। एक तो ये मूल निवास लगेगा, मान लो ये 8 नंबर पे संलग्न कर दिया आपने। एक जाति प्रमाण पत्र लगेगा, मान लो 9 नंबर पे ये आ गया। अन्य प्रमाण पत्र में जैसे अपना करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। और अपना जैसे यहाँ लिख देना RSCIT का लिख देना अपना, ठीक है, RSCIT का नंबर आ जाएगा यहाँ। और ये मान लो आपने 10 नंबर पे लगा दिया। उसके बाद क्या बच गया, अब मान लो कोई किसी की शादी हो रही है तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट आ जाएगा, है ना। मैरिज सर्टिफिकेट आ जाएगा 16 नंबर में। और भी कोई चीज़ है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। वो तो ऐसे मतलब लगा सकते हैं, जो जो चीज़ें आपकी वो सारी लग जाएगी। ऊपर आपका एजुकेशन वाला आ जाएगा, नीचे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और ये लाइन से लगा देना 1 2 3 4 5 करके, ताकि उनको देखने में बड़ी आसानी रहे और जल्दी से काम हो जाए। उसके बाद ये सब चीज़ें मत छेड़ना, ये कार्यालय टिप्पणी है, मतलब वो पढ़ के देखेंगे कि ये सब काम ठीक है तो वो इस पे साइन कर देंगे। अब ये जो प्रपत्र नंबर 3 है, ये उनको भरना है जो फॉर्म फिल करते वक्त ग्रेजुएशन उनके पास नहीं थी और फाइनल ईयर में थे, सिर्फ उनको भरना है। बाकी जिनके हो चुका है पहले से ही ग्रेजुएटेड तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो उस टाइम अपीयरिंग थे उनको अपना नाम भरना है ना। फिर यहाँ फादर नाम या निवासी कहाँ से है, और जो आप क्वालिफ़िकेशन है वो आ जाएगी। और अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो चुका है ना। तो मतलब वो बताते हैं उसमें, जैसे मान लो BA कर रहे हो, फाइनल ईयर में थे और अभी कम आवेदन के टाइम। और यहाँ पे आपके जो प्रिंसिपल है कॉलेज के, उसके साइन आ जाएंगे, ठीक है। वो साइन करके बताएंगे कि हाँ भाई ये बंदा हमारे यहाँ पे पढ़ रहा था उस टाइम और अभी ये कंप्लीट कर चुका है, सम्मिलित हो चुका है, परीक्षा दे चुका है। और यहाँ आपके हस्ताक्षर आएंगे। ये सिर्फ तभी करना है अगर आप अपीयरिंग में थे उस टाइम तो। उसके बाद प्रपत्र नंबर 4 आएगा। इसमें देखो आपको डिटेल से पढ़ना है यार, ये चीज़ पढ़नी है और जो चीज़ सही है उसमें टिक करना है। ये कार्यालय का काम है, इसको मत छेड़ना। अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं। अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न है, तो ठीक है, सर्वथा अनुरूप है, ये क्रॉस हो जाएगा। इतना बड़ा मत करना इसको ना, ऐसे करना। ये मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, हाँ, यहाँ से इतना सा ऐसे कर देना, ठीक। ये यहाँ से ऐसे कर देना। अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता प्राप्त है उसके बाद किया है। देखो अगर आप उस टाइम क्लियर थे ग्रेजुएशन तो ये आ जाएगा, नहीं थे तो ये आ जाएगा, है ना। वो अपने मतलब आप पढ़ना इसको, अगर वो चीज़ आप पे अप्लाई होती है तो करना, वरना काट देना। यदि अभ्यर्थी आवेदन के समय योग्यता प्राप्त नहीं था तो क्या वह अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है, तो अगर आप अपीयरिंग में थे ये बता देना कि हाँ हो चुका है, नहीं है तो नहीं। ऐसे भरते जाना है। अब मान लो जैसे अगला पॉइंट है क्या अनिवार्य, चौथा पॉइंट जो है, क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा तिथि तक उत्तीर्ण है, साक्षात्कार तिथि, हाँ परीक्षा तिथि को उत्तीर्ण है, ये कट जाएगा। तो इस तरीके से चलता जाना है। अगला वाला केवल साक्षात्कार के लिए है। केवल साक्षात्कार के अंक से चयन की स्थिति में क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता साक्षात्कार, मतलब ये हमारा कोई काम ही नहीं इंटरव्यू के, तो दोनों कट जाएंगे। इस तरीके से करना है। ऐसे ही श्रेणी में करना है कि आप अपनी श्रेणी में ही हो या नहीं है, प्रवेश पत्र पंक्ति श्रेणी में है उससे, हाँ तो उसी श्रेणी में है, ये कट जाएगा। अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या वह आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था या उसके बाद, तो आवेदन से पूर्व आप आ चुके तो हाँ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या, ये थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या उसने राजस्थान का मूल निवासी होने का साक्ष्य, तो हाँ ये आ जाएगा अगर हो तो, आप, है ना, ठीक है। ये TSP एरिया के लिए है। और ये है पांचवा पॉइंट, यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है तो क्या उसने अपने मूल राज्य से भी उसी आरक्षित श्रेणी में, देखो अगर नहीं हुआ है तो दोनों कट जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये है एक्सपीरियंस वाला सिस्टम, है ना। तो एक्सपीरियंस का तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है इस पोस्ट के लिए,
है ना। तो ये तो सब ऐसे ही रह जाएंगे, बाकी आप इसको पढ़ लेना, जो चीज़ आप पे अप्लाई हो तो ठीक है, वरना क्रॉस हो जाती है, क्योंकि इस पोस्ट के लिए है नहीं, पटवारी के लिए, बाकी जो कोई हो तो। अब आयु की देख लेते हैं। 4 नंबर पॉइंट, अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है। तो मैंने जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म वाली बताई थी ना, कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो डेट ऑफ बर्थ मतलब जो आपकी उम्र आ रही है वो उम्र आ जाएगी यहाँ पे। विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा, तो देखो न्यूनतम हमारी इस पोस्ट पे 18 है, अधिकतम 40 आ जाएगी। अभ्यर्थी स्वयं को किस श्रेणी में मानता है, तो ये आप खाली छोड़ देना, अगर वो भरवाए वहाँ तो देख लेना। क्रम संख्या पूछ रहा है ये। अब देखो अगला पॉइंट जो है, अधिकतम आयु सीमा में विविध श्रेणियों के वर्ग दे, मतलब ये छूट है बेसिकली, जैसे किसी की उम्र 40 ही है और उनको और 3 साल छूट चाहिए, तो हर एक कैटेगरी में होती है ना, छूट देते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखो राजस्थान, पहला पॉइंट जो है, राजस्थान राज्य के SC ST और OBC के पुरुष, ये पुरुष वालों के लिए है ना, तो उनको छूट होती है कोई शायद 3 साल की ऐसे कुछ। तो अगर किसी को चाहिए ना तब फिल करना है, जैसे आपको चाहिए, आप OBC के पुरुष हो तो आप यहाँ क्लिक कर दोगे, ये कार्यालय वाला काम है, ये आपको छेड़ना नहीं है। सिमिलरली राजस्थान की अनुसूचित जनजाति है, मतलब ये महिला के लिए, अगर किसी महिला को छूट चाहिए, बाकी जैसे आप पुरुष हो ये क्लिक कर दिया, आपको बाकी का काम नहीं है ना, बाकी आपको सारे क्रॉस कर देने हैं, बाकी आपको कोई मतलब नहीं है। बाकी आप अगर जैसे अगर इस कैटेगरी से रिलेटेड हो, विधवा विच्छिन्न या फिर मतलब ये सब पढ़ लेना आप, इससे हो तो आ जाएगा, बाकी आप सब क्रॉस कर देना, आपका कोई इनसे काम दाम नहीं है। आगे चलो, ये सब क्रॉस हो जाएंगे है ना, सब छूट के लिए हैं, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे क्या कर देना, जाते जाते साइन कर देना अपने, ठीक, ये साइन हो गया। आगे चलते हैं। अब आगे आगे यहाँ पे कुछ मत छेड़ना भाई, ये कार्यालय वाला काम है, ठीक है, कार्यालय उपयोगी हेतु है, वो अपने आप देखेंगे, आपका हिसाब जो भी है वो यहाँ पे अपने आप सब क्लिक टिक करेंगे, वो अपने आप करके यहाँ से यहाँ कार्यालय में जो आप जाओगे ना डॉक्यूमेंट, ये वो अपने यहाँ पे जो अधिकारी हुआ वो आपका अपना साइन वाइन करके डेट वेट लिख देगा, अधिकारी जो होंगे वहाँ पे। आपका कोई काम नहीं था, इतना सारा काम फिल हो गया आपका। उसके बाद ये आता है अटेस्टेशन फॉर्म। ये दोस्तों क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है उसके लिए होता है, ये हमको भर के ले जाना है। ये आपको जो ज्वाइनिंग मिलेगी ना जब, तो वो कलेक्टर के थ्रू करवाया जाएगा लास्ट में ना, तो अभी आपको फिल करके ले जाना है। क्या करना है आपको, वही एक फ़ोटो लगानी है, सिग्नेचर, ये सिग्नेचर मार दिया फ़ोटो पे। उसके बाद देखो इसमें जो भी डिटेल भरोगे ना वो कैपिटल लेटर्स में भरना, लिख रहा है यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स में है ना, छोटा मोटा नहीं। जैसे मान लो अब मैं आपको नाम फिल करके दिखाता हूँ, ये इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। आपको सबसे पहले अपना नेम फिल करना है, तो इसमें आपने मान लो ऐसे लिखना है, सुरेंद्र लिखना है मान लो, तो सारे जो लेटर हैं वो कैपिटल होने चाहिए, बढ़िया। सरनेम अगर जैसे कुमार है मान लो, तो ये तीनों सारे बड़े बड़े लेटर्स में, ठीक है। रोल नंबर, आपके जो भी रोल नंबर है पटवार वाले वो आ जाएंगे, ठीक। मेरिट नंबर खाली छोड़ना, आपको कोई काम का नहीं है। अब आगे चलते हैं, इस तरीके से मतलब इसमें जो भी डिटेल भरोगे ना, ये क्या है कि आपका जैसे पुलिस वगैरह जो वेरीफाई करेंगे ना वो लोग, उनके लिए तो उनको मतलब समझ आना चाहिए यार कि कौन है कहाँ से है ना, तभी तो चेक करेंगे। प्रेजेंट एड्रेस में आप जहाँ रहते हो फिलहाल वो आ जाएगा, वैसे मोस्टली लोग जैसे घर का ही डाल सकते हैं, होम एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस, घर रहते हो तो यहाँ आ जाएगा। प्रेजेंट एड्रेस में हाउस नंबर आ जाएगा, स्ट्रीट रोड है ना वो आपको पता है यार, तहसील कौन सी है, थाना कौन सा पड़ता है ना, थाना भी डाल देना अपना, तहसील और डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। यहाँ पिन कोड आ जाएगा, जैसे मान लो 30 20 18 है तो पिन कोड आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट विलेज वापस से आ जाएगा वो सेम। यही अगर होम एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो ये ऐसे फिल कर देना और कैपिटल लेटर्स में लिखना, ठीक है। चौथे में आ जाते हैं, तो चौथा पॉइंट है आपका पर्टिकुलर ऑफ प्लेस वेयर यू रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग। तो पिछले 5 साल में कहीं ऐसी जगह है जहाँ आप 1 साल से ज़्यादा रहे हो, जैसे मान लो आपने पढ़ाई की हो, मान लो आप 2017 से 2020 तक कॉलेज में ही थे अगर, तो वो 3 साल आप बाहर रह गए 1 साल से ज़्यादा, तो ये आएगा फ्रॉम 2017 टू 2020, और यहाँ आ जाएगा कहाँ पर थे। मान लो आप जयपुर में थे तो उसकी अच्छे से डिटेल लिख देना कि जयपुर में भी कहाँ, यहाँ यहाँ मालवीय नगर, इस तरीके से जो भी जगह होती है, सांगानेर मालवीय नगर कुछ भी, तो मानसरोवर जो भी है वो डिटेल में आ जाती है यहाँ पे जयपुर की। उसके बाद ऐसे मतलब एक्स्ट्रा भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो 2018 से 19 तक यहाँ था, 20 से 22 तक यहाँ था, पिछले 5 साल का भरना है बस, ठीक है। अगर 1 साल ज़्यादा रुके हो तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपको अपने फादर की डिटेल भरनी है। फादर डिटेल में
फादर साहब का नाम आ जाएगा, और प्रेजेंट जो पोस्टल एड्रेस है ऊपर जो भरा था लगभग वही आ जाता है, या फिर प्रेजेंट अगर आप बदलना चाहते हो उनका तो ये आ जाएगा उनका प्रेजेंट एड्रेस। ये परमानेंट एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। उनका प्रोफेशन क्या है फादर साहब का, जैसे फार्मर है या टीचर है या कुछ भी है वो आ जाएगा यहाँ पर। इफ़ इन सर्विस गिव डेजिग्नेशन ऑफिशियल, अगर जैसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह में तो उनका ऑफिशियल जो ऑफिस का एड्रेस है वो दे देना, है ना। पुलिस वेरिफिकेशन में काम आता है यार, वो चेक करते हैं ना। अब देखो नेशनलिटी आगे 6 नंबर पे, फादर साहब इंडियन, मदर इंडियन, हस्बैंड वाइफ अगर आपके हैं तो टिक करना, बाकी नहीं है तो क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ये दोस्तों जिनकी शादी हो रही है, जैसे किसी के हस्बैंड है तो उनका आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट स्टेट प्लेस ऑफ बर्थ ये वाइफ का आ जाता है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी, जैसे मान लो 1195 तो ये आ गई आपकी डेट ऑफ बर्थ, अच्छे से लिखना 1995 0101 इस तरीके से। प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज, वही जो एज आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म में है वो लिख देना यहाँ पे। एज एट मैट्रिकुलेशन मतलब जब आप 10th क्लास में थे तब आप, लगभग लोग 15 साल के होते, कोई कैलकुलेट करने नहीं बैठता, मतलब पर लिख देना कि भाई आप जब 10th क्लास में थे तब आप कितने साल के थे, कैलकुलेट कर लेना 15 साल इतने महीने इतने दिन, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ 8वां नंबर पॉइंट आते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच इट इज सिचुएटेड। तो अब यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये देखो यहाँ आपका प्लेस ऑफ बर्थ आएगा, मतलब कि जैसे आप अगर जयपुर में आपका बर्थ हुआ है तो जयपुर आएगा, वो डिस्ट्रिक्ट आएगी, वो स्टेट आएगा, ठीक है। हम मोस्टली लोग राजस्थान से हैं तो हमारा राजस्थान का जैसे आपका गांव आ जाएगा या जो भी चीज़ है वो भर देना यहाँ पे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, तो अपनी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, जैसे मान लो जयपुर आ जाती है, उसके बाद अपना स्टेट आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट और रिलीजन, तो धर्म भरना यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी अपना है वो आ जाएगा। उसके बाद ये है बी पॉइंट, आर यू ए मेंबर ऑफ SC ST, आंसर यस और नो। इफ यस, देखो अगर आप SC ST से हो तो इसमें भरना यस, नहीं हो तो नो भर देना, और अगर यस भरते हो तो इसमें लिख देना कौन सी कास्ट, ठीक है, SC या ST। आगे चलते हैं दोस्तों, ये भी बड़ी काम की चीज़ है। ये क्या है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोविंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर ऑफ एज। जब आप 15 साल के थे, उस 15 साल के, जब आप 15 साल की एज के थे उसके बाद से आपने जहाँ जहाँ पढ़ाई की उन सब की डिटेल आएगी। तो यही होता है मोस्टली, हम 10th क्लास में 15 साल के हो जाते हैं, तो आप 10th क्लास से ही चालू कर देना, ठीक है। कैसे करोगे देखो, इसमें यहाँ तो आएगा एग्जामिनेशन पास्ट, मान लो यहाँ आ गया आपका 10th, ठीक। उसके बाद नेम ऑफ स्कूल कॉलेज, यहाँ आएगा स्कूल कॉलेज, यहाँ आपका अच्छा सा स्कूल का जो एड्रेस था वो लिख देना, बढ़िया से लिख देना, विलेज दिस मतलब जो भी है ये विलेज डिस्ट्रिक्ट वहाँ का पिन कोड। उसके बाद डेट ऑफ एंट्रिंग, जरूरी नहीं है पूरी लिखो, जैसे मान लो आप एंटर हुए जुलाई 2010 में, ठीक है, और आउट हुए आप जुलाई 2011 में, है ना, बस ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सिमिलर चीज़ सेकंड यहाँ पे आ जाएगी, एग्जाम सेकंड वाला 12th का, ठीक, मतलब जहाँ जहाँ आपका, तो ये भी वही है, वहाँ पे एड्रेस वही चीज़। ये मान लो आप फिर जुलाई 2012 में एंटर हुए और आप पास आउट हो गए 14 में, 13 में, है ना, ये 13 में। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे लिख देना, आप BA का लिख देना, BSc का आ जाएगा, ठीक है, MA की है MA का आ जाएगा, MSc का आ जाएगा, बस ये चीज़ है। मतलब पिछले 15 साल, मतलब 15 साल से बड़े जब आप हुए उसके बाद कहाँ कहाँ आपने पढ़ाई की है, ये पुलिस वेरिफिकेशन में ज़रूरी होता है, वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर रहे हुआ है ये। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉय हो 11 पॉइंट में, इफ़ यू हैव एम्प्लॉयड एट एन टाइम, तो उसका देना आपको, अगर नहीं हो तो कट जाएगा, कहीं आपने जॉब की है तो। उसके बाद अगर हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट और एनी ऑफिसर, कोर्ट में कोई ऐसा केस चल रहा हो तो यस आके डिटेल आएगी, वरना नहीं आ रहा तो ये क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में नेम टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आपके कोई भी दो जानकार, आपके घर का नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे चाचा ताऊ में नहीं, मतलब जो आपके लोकलिटी में रहते हो, गांव के लोग हो, है ना, उनके मतलब नाम लिख देना, जैसे उनका नाम आ जाएगा, वो आ जाएगा सन ऑफ दिस, और उनका मोबाइल नंबर आता है मोस्टली, तो एक का लिख देना, वैसे ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल नंबर भी लिखे, बट ठीक है, उनका नाम लिख देना, दो बंदों का सन ऑफ करके, दो का, अदर देन योर फैमिली। उस नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि ये जो चीज़ें हमने लिखी है ये सारी की सारी मेरे हिसाब से, मैंने अपने हिसाब से ठीक लिखी है। तो यहाँ पे आ जाएगी डेट,
मान लो आपका डीबी अभी है 21 फरवरी को, 21 फरवरी 2022, प्लेस आ जाएगा साहब जयपुर, उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा सिग्नेचर। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये आपका काम नहीं है, ये आपको करवा के ले जाना है दोस्तों। 2 कॉपी बनवाओगे ना, दोनों भर के दोनों पे साइन करवाना। किसके करवाओगे? यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय ए गैजेटेड ऑफिसर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबल और अदर अथॉरिटी। देखो यहाँ पे कोई भी आपका फर्स्ट ग्रेड टीचर हो, प्रिंसिपल हो, डॉक्टर हो, उसके साइन होंगे। यहाँ वो बताएगा कि सर्टिफाइड डेट आई हैव नोन श्री, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, यहाँ आपका नाम आ जाएगा। वाया उसके बाद सन ऑफ, जैसे आपके फादर साहब का नाम आ जाएगा। फॉर द लास्ट, जैसे मान लो आपको 2 साल से जानता है, 2 ईयर्स, एंड डेट टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज बिलीव, ये आप मतलब जो आपने डिटेल भरी है इसने ये सही भरी है। उसके बाद ये प्लेस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगी डेट आ जाएगी, जो भी डेट है। उनके बाद वो जो पर्सन है जो साइन करेंगे वो अपना नाम और यहाँ पर एक रबर की स्टाम्प मारेंगे, अपनी मोहर जो मारते हैं प्रिंसिपल वगैरह। तो किसी मतलब फर्स्ट ग्रेड जो एम्प्लॉई है उससे आप ये काम करवा लेना। ये आपकी पूरी डिटेल थी दोस्तों, ये करवाना। इसके बाद देखो करना क्या है, ये 2 कॉपी बनानी है और दोनों पे साइन करवाना, ठीक है, अलग अलग। पोस्टल ऑर्डर एक ही चाहिएगा, पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का एक ही चाहिएगा, वो एक में लगा देना और दूसरे में वही सेम नंबर लिख देना, कोई टेंशन नहीं है। और ये जो कॉपी आप निकालोगे ना 2, इन कॉपी के पीछे 10th की, 12th की और बाकी जो मार्कशीट है, जाति प्रमाण पत्र है, इन सब की फोटोकॉपी लाइन से अटैच करके लाइन से लगा देना, है ना, वो जल्दी से बंदा चेक कर लेगा। उन फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब अगर ये 10th की मार्कशीट है उस पे आपके साइन, 12th की पे साइन, सबको खुद के साइन मार के ले जाने, सेल्फ अटेस्टेड। तो इस तरीके की 2 कॉपी आपको लेके जानी है, तो वो ऐसे मतलब आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे। रंगीन फोटो आपको लेके जानी है और 2 एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ना, एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी भी 2 कॉपी आपको लेके जानी है। और ये वाला डॉक्यूमेंट रेडी करके इसके पीछे 10th 12th वो सारी चीज़ें लगा के और ये सारा काम करके आप ले जाना, ठीक है दोस्तों। तो यही सारी चीज़ थी। फिर भी कुछ छूट जाता है, कुछ रह जाता है तो आप कमेंट कर देना, है ना, पूछ लेना कमेंट में, है ना दोस्तों। यही सारी चीज़ें थी, यही लेके जानी है। एक बार अच्छे से इस चीज़ को पढ़ लेना, नोटिफिकेशन को भी पढ़ लेना। मैंने अपनी तरफ से जितनी चीज़ें थी वो सारी बता दी है। कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना। बाकी आपसे मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।